हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट की। जी हाँ, सीएमए इंटर वालों एंड सीएमए फाइनल वालों के लिए क्या क्या डायरेक्ट टैक्स के लिए अमेंडमेंट है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट है, उनकी बात करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें इंटर के तो सारे अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे और फाइनल वालों को भी ये वीडियो देखना है क्योंकि उनके लिए भी अमेंडमेंट के एप्लीकेबल होने वाले हैं जो हम बात करेंगे। क्योंकि फाइनल की डायरेक्ट टैक्स में इंटर की भी डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होती है। फिर इसका अपकमिंग 1 to 2 डेज के अंदर एक और अनदर पार्ट आएगा जो सिर्फ सीएमए फाइनल वालों के लिए ही होगा एक्सक्लूसिवली। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये वाला पार्ट इंटर फाइनल के लिए कॉमन है। इसका अगला पार्ट जो 1 to 2 डेज में अपलोड होगा वो एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट रहने वाला। अमेंडमेंट बहुत कम है, छोटे मोटे हैं। कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है तो उनको भी देखना है कि उनका कैसे और कहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर के ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यू कैन फाइंड ओवर देयर एज वेल। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से कम जगह में मैंने इन अमेंडमेंट्स को कवर करा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कवर करा है। और इनके शॉर्ट पोस्ट, मतलब बिल्कुल शॉर्ट अमेंडमेंट, एक ही पोस्ट में सब कवर अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इनको अगेन अगेन आपको रिवाइज कराता रहूँगा इन शॉर्ट, एक एक टॉपिक को लेकर के, और बहुत शॉर्ट में मैंने उनको कवर करने की कोशिश करी है। चलिए, इससे पहले बता दूं, ज्ञान सागर क्लासेस आप जानती है, फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अवेलेबल है। यू कैन विजिट ज्ञानसागरclasses.com फॉर बेस्ट क्लासेस। और रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आप cmacard.com पर भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक्स के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स के बेसिक्स के अंदर क्या अमेंडमेंट है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो न्यू टैक्स रिजाइम की जो टैक्स रेट थी वो चेंज हो चुकी है। जी हाँ, जो न्यू टैक्स रिजाइम थी उसकी टैक्स रेट चेंज हो चुकी है 115 बीएसी की। पहले अलग स्लैब रेट्स लगा करती थी, अब अलग स्लैब रेट्स है, बट अभी वाली बड़ी सिंपल हो गई है। ईच 4 लाख पे 5% बढ़ाना है आपको। तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जो टैक्स रेट है, देखो 4 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है इसके अंदर। फिर हर एक 4 लाख पर तो इंक्रीमेंट कितना होता जाएगा, 4 लाख का जैसे 5% हो गया, फिर 4 लाख बढ़ेगी 10%, देन 4 लाख 15%, फिर 4 लाख इंक्रीज करा 20%, फिर 4 लाख इंक्रीज करा 25, और फिर 4 लाख। अब इसके बाद में तो 4 लाख नहीं, इस 25 के बाद तो जितना भी ऊपर जाए उसके ऊपर टैक्स रेट लगने वाली है 30% की। तो ये बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट, होपफुली आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्योंकि ये तो हाईलाइटेड अमेंडमेंट हुआ करता था। तो आपको अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, या क्वेश्चन ने बोला है कि भाई डिफ़ॉल्ट रिजाइम लिए या 115 बीएसी लिया है, तो यही वाली टैक्स रेट लगानी है। इस बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 115 बीएसी ले या ना ले, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि 115 बीएसी लेने पर कौन कौन सी एग्जाम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलती है, उनको भी जरूर से पढ़ लें। अब इसके बाद में 87A की जो रिबेट है उसमें अमेंडमेंट आ चुका है। अच्छा, कई क्लास वाले मेरे बच्चे सोचेंगे जिन्होंने पढ़ रखा है कि सर ये तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, मैंने तो यही पढ़ा हुआ है। तो वो आपके लिए, आपने ऑलरेडी न्यू पढ़ा हुआ है, वो इस आपके लिए इसलिए वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। बट आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपने कुछ और पढ़े, अभी अमेंड हो गए, इसलिए देखना पूरा है आपको। सेक्शन 87A की न्यू रिजाइम में पहले जो आपको रिबेट मिलती थी वो मिलती थी 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर। बट अभी जो है वो बढ़ करके हो चुकी है 12 लाख रुपीज तक की इनकम। और 12 लाख पर अगर आप टैक्स निकालेंगे तो 60,000 बनता है। तो 87A की रिबेट जो है वो पहले 7 लाख हुआ करती थी, वो डिलीट हो गई है। 7 लाख से बढ़ के कितनी हो गई है, 12 लाख हो गई है, 12 लाख हो गई है। और इस पर जो अमाउंट ऑफ रिबेट है वो बढ़ करके 60,000 रुपीज़ हो गया है। तो अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A की रिबेट मिलेगी, और कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ की। तो ये आपके लिए अमेंडमेंट है, ये एमसीक्यू में भी रोल आ सकता है, तो उस पर्पज से भी ध्यान रखें, और टैक्स कैलकुलेशन में भी आ सकता है। ओल्ड रिजाइम के अंदर अभी भी कोई चेंज नहीं है, वही 5 लाख रुपीज़ तक की इनकम और 12,500 रुपीज़ की एग्जाम्शन। अच्छा, अगर आपकी इनकम 12 लाख से मार्जिनली अबाउ जाए, जैसे 12,20,000 चली जाए, तो वो मार्जिनल रिलीफ टाइप यहाँ पे अभी भी मिलता है क्या? यस, वो अभी भी मिलता है।
तो वो आपको अभी भी मिलता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 7 लाख वाले में था ना कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ का, रिबेट के अंदर मार्जिनल रिलीफ का, वो कंसेप्ट अभी भी स्टिल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, तो वो अभी भी मिलता रहेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। जस्ट वेट, इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया बेसिक्स। बेसिक्स के बाद में अब अपन चलते हैं सैलरी। सैलरी में अमेंडमेंट है, 2 अमेंडमेंट है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस पे मैं आता हूँ। चलो पहले रेजिडेंशियल ही बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फाइनल वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा वहाँ पर भी नहीं है। इंटर वालों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इंटर वालों के लिए तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट में इसको सेट ही कर देता हूँ। तो अमेंडमेंट सेक्शन 9 के अंदर आया है, हार्मोनाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एप्लीकेबिलिटी विद बिजनेस कनेक्शन। देखो होता क्या है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब कब किसी इनकम को इंडिया में अक्रू हुआ माना जाएगा। अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रूड मान ली जाती है तो फिर OR, NOR, NR सभी को उस पर टैक्स देना होता है, ये हमने इसके अंदर पढ़ा है। नॉन रेसिडेंट की इनकम कब इंडिया में अक्रूड माने, उसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 में लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो भी मानी जाती है। अब ये किस बात को क्लेरिफाई कर रहा है, देखिए। क्लोज 1 बोलता है ऑल इनकम अक्रूइंग अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये बात बोलता है अभी बिजनेस कनेक्शन वाली इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। बट सेक्शन एक्सप्लेनेशन क्लोज बी, एक्सप्लेनेशन 1 का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 का, एक्सप्लेनेशन 1 का क्लोज बी क्या बोलता है। तो देखिए इतना डेप्थ में आपको जाना नहीं, बोलता क्या है। In case of a non-resident, no income shall be deemed to accrue or arise in India to him through or from operation which are confined to the purpose of goods in India for the purpose of export, परचेज ऑफ गुड्स। देखिए हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं इसी के बिजनेस कनेक्शन के, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस कनेक्शन में नहीं आता है, और वो इनकम टैक्सेबल भी नहीं होती। तो बिजनेस कनेक्शन टैक्सेबल होती है, बट इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज नॉट बिजनेस कनेक्शन, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। अब यहीं पे एक और बात क्या है, एक्सप्लेनेशन 2A के अंदर बोल रखा है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर नॉन रेजिडेंट की है तो वो बिजनेस कनेक्शन में काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्या कहना चाह रहा है। एक जगह तो बोल रहा है कि अगर आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है, इकोनॉमिक प्रेजेंस तो है ही ना ये गुड्स खरीदना एक्सपोर्ट के लिए। फिर एक तरफ बोल रहे हैं कि सर टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो इसका देखो क्या बोला गया, एक्सप्लेनेशन 2A इसको अमेंड कर दिया गया, so as to provide that transaction or activities of a non-resident in India which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export shall not constitute significant economic presence of such non-resident। अब ये बोलना चाह रहे हैं जो तुम पढ़ते थे ना, देखो तुम तो वैसे भी उतना ही पढ़ते थे, मुझे जितना पता है, कि सर इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होता है, पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। बट उसमें एक प्रोविजन था जो टांग अड़ाता था, क्या, एक्सप्लेनेशन 2A ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 1, वो बोलता था अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो फिर वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। बट क्लियरिफाई कर दिया कि भाई वो एक्सप्लेनेशन 2A इस वाले पॉइंट पर कि इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इस पर नहीं लगेगी, तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये कि इंडिया से गुड्स खरीदना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होगा। सैलरी, बड़े इंपॉर्टेंट 2 अमेंडमेंट है, छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट बड़े हैं भाई, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं सैलरी के अंदर। पहला अमेंडमेंट देखो परक्विजिट्स के अंदर हुआ है। हम जब परक्विजिट्स पढ़ते हैं क्लास के अंदर तो हमने परक्विजिट्स को 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ा है, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। कैटेगरी A वाले परक्विजिट स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड दोनों एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं, कैटेगरी B वाले ओनली स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होते हैं। यहीं पर हम एक और बात पढ़ते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है।
फिर वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो इन तीन में से एक कंडीशन को भी पूरा कर दे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन, वो डायरेक्टर रहा हो होल टाइम या पार्ट टाइम, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, या फिर उसकी कैश टैक्सेबल सैलरी पूरे साल की मिला के 50,000 तक हो, जो कि बहुत कम थी। अब वो जो 50,000 था ना कैश टैक्सेबल सैलरी वाला, वहां अमेंडमेंट कर दिया और वो जो 50,000 रुपीज था ये डिलीट करके 4 लाख रुपीज कर दिया गया है। मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर जो 50,000 रुपीज का क्लोज था उसको चेंज करके 4 लाख रुपीज जो है वो कर दिया गया है। तो ये आपके लिए एमसीक्यू पर्पज के लिए मुझे आता हुआ लग रहा है इस बार के एग्जाम में, तो इसलिए एमसीक्यू पर्पज से इसको प्रिपेयर करें। मेडिकल ट्रैवल अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें दो चीज़ें थी परक्विजिट्स के अंदर, एक मेडिकल ट्रीटमेंट विद इन इंडिया हो सकता है और एक मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो सकता है। विद इन इंडिया के अंदर अलग प्रोविजन है, आउटसाइड इंडिया वाले के अंदर तीन चीज़ें होती थी, ट्रीटमेंट के एक्सपेंस, स्टे के एक्सपेंस और ट्रैवल के एक्सपेंस। ट्रीटमेंट के एक्सपेंस और स्टे के एक्सपेंस उतने एग्जम्प्ट होते थे जितने आरबीआई ने बताए, एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। और ट्रैवल वाले का क्या होता था, ट्रैवल वाले के लिए हम देखते थे जीटीआई, अगर जीटीआई 2 लाख के अंदर अंदर है तो ट्रैवल वाला पूरा एग्जम्प्ट, और जीटीआई 2 लाख के ऊपर है तो ट्रैवल वाला पार्ट फुल्ली टैक्सेबल। अब वो जो 2 लाख रुपीज लिखे हुए थे ना जीटीआई के, वो 2 लाख से बढ़ा के सीधा 4 टाइम्स कर दिया, मतलब 8 लाख रुपीज कर दिए। तो ये जो ट्रैवल वाला जो प्रोविजन था कि 2 लाख के नीचे जीटीआई है तो एग्जाम्प्ट और उसके ऊपर है तो टैक्सेबल, तो ये 2 लाख रुपीज वाले को बढ़ा के 8 लाख रुपीज कर दिया गया है। सो दिस इज द न्यू लिमिट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे तो वहां भी काम आ सकता है, और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है अपने सैलरी हेड के अमेंडमेंट। हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्लेरिफिकेशन दिया गया है, बट उसको मैं इंक्लूड करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि हाउस प्रॉपर्टी में नो अमेंडमेंट, बट एक क्लेरिफिकेशन है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। पीजीबीपी में भी प्रोविजन वाइज तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। देखो एक सेक्शन हम पढ़ते हैं 43B क्लोज एच, वहां पे लिखा हुआ है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तीन एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को पेमेंट जो है, जब पेमेंट करोगे तभी एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी। फिर वहाँ पे अलग अलग बातें लिख रखी है, 15 डेज की एंड मैक्सिमम 45 डेज की है। बट इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है ना, मैं वो कहूँगा वो इनकम टैक्स का अमेंडमेंट नहीं है। वो क्या किया गया है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम की भी, बट मीडियम पे लगता नहीं है ये सेक्शन, इनकी डेफिनेशन को बदल दिया गया है। तो कल को आपसे ऐसे पूछा जा सकता है बाय चांस के माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती है, स्मॉल क्या होती है, मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो ये इनकम टैक्स का पार्ट ही नहीं है, ये एमएसएमई एक्ट का पार्ट है, बट वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। और ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, हालांकि आपके नोट्स में मैंने इंक्लूड कर दिया है, फिर भी मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाता हूँ। तो यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे सबसे पहले माइक्रो आपको दिख रहा होगा। माइक्रो कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसने अपने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या फिर जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, प्लांट एंड मशीनरी में नॉट मोर देन 2.5 करोड़, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए ना, आपका टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आपने एक भी बात को क्रॉस कर दिया, मान लो आपने 2 करोड़ रुपए लगा रखे बट आपका टर्नओवर 12 करोड़ है, तो फिर आप माइक्रो नहीं रहेंगे। माइक्रो कंपनी वो कंपनी होती है जिसने अपने प्लांट एंड मशीनरी में 2.5 CR तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जिसका टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ के नीचे है। वहीं स्मॉल के केस में ये लिमिट जो है वो 10 गुना हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ से सीधा हो गया 25 करोड़, और टर्नओवर 10 करोड़ की जगह हो गया 100 करोड़। और मीडियम के अंदर क्या हुआ मीडियम के अंदर ये 5 गुना हो गई स्मॉल के कंपैरिजन में। जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका 125 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 500 करोड़। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो आपको 2.5 और 10 रखना है, फिर उसका 10 टाइम करना है, फिर उसका 5 टाइम करना है। तो एक बार तो डबल टाइम मतलब 10, फिर 10 का आधा टाइम्स। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन बदली है, इसका ज़्यादा फर्क नहीं आता है। फिर आ जाते हैं हम कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन में छोटे मोटे अमेंडमेंट हुए हैं और 54 ईसी का एक थोड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ आई कैन से, उस पर हमको थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए कैपिटल गेन के अंदर जो पहला अमेंडमेंट हुआ है वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में हुआ है। कुछ चीज़ें और कैपिटल असेट की डेफिनेशन में ऐड कर दी गई है। कैपिटल असेट की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि कैपिटल असेट मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। ठीक है, फिर बट इट डज नॉट इंक्लूड, तो उसमें 4 असेट पढ़ते हैं। फिर हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई इज ए कैपिटल असेट, है ना, ये पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट देखो, एफआईआई इन्वेस्टर्स एज पर। ठीक है, अब इसमें ये वाला नया पॉइंट जोड़ा है, एन इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टेड एज पर सेबी और आईएफएससी रेगुलेशन। मतलब क्या हुआ, देखो बहुत बड़ा कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसा काम का भी नहीं है, बट कोई इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उसकी इनकम, उसका जो गेन होता है वो अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है, सेबी और आईएफएससी रेगुलेशन को मानते हुए, सेबी से अप्रूवल लेके जो भी इनके प्रोविज़न है उनको मानते हुए कर रहा है, तो वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। दूसरा वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है भाई, आपका एक तो इंश्योरेंस भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उसको यूलिप बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखो हम अदर सोर्स के अंदर पढ़ते हैं कि भाई मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अब यहां पर ये बोल रहा है, यूलिप टू विच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई। मतलब ऐसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो एग्जम्प्ट नहीं है, मतलब जो टैक्सेबल है, सिंपल सी लैंग्वेज में देखे तो उसे कैपिटल गेन में टैक्सेबल किया जाएगा। सम अप करूँ तो यूलिप पे अगर टैक्स लगेगा तो फिर कैपिटल गेन में लगेगा। एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट ही है ना, फिर तो क्या करेंगे। बट मैच्योरिटी पर जो पैसा मिल रहा है, यूलिप की मैच्योरिटी पर अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो फिर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, कैपिटल असेट मानते हुए। ये बात है भाई। सेक्शन 54 ईसी, 54 ईसी के अंदर हम देखते हैं कि ये हमें डिडक्शन देता है, या यूं बोले एग्जम्पशन देता है। लैंड एंड बिल्डिंग बेच करके यदि आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो एग्जम्पशन मिलता है, एनएचआई का, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो उसी के अंदर आपके दो एडिशन हो गए हैं, मतलब आप इन कंपनीज के भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर आप इन कंपनी के भी बॉन्ड खरीदेंगे तो भी 54 ईसी आपको एग्जम्पशन देगा। वो कौन सी है चीज़ें, वो यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, पहली चीज़ हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको को ऐड कर दिया, और एक इरेडा को ऐड कर दिया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। मतलब 54 ईसी में जिन कंपनीज के हम बॉन्ड खरीदते थे तो एग्जम्पशन मिलती थी, उसमें दो नेम और ऐड कर लेने हैं आप लोगों को। वैसे तो इंडेक्सेशन कैपिटल गेन में हट गया, बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में फिर भी अवेलेबल है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ध्यान रखना, उसका क्वेश्चन करके जाना, स्टडी मैट में दे भी रखा है उसका क्वेश्चन। तो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो इंडेक्स नंबर है प्रीवियस ईयर 25-26 का, 376 है, इस बात का ध्यान रखें। अदर सोर्स में आ जाए, 222E के अंदर एक एक्सेप्शन डाला गया है। 222E होता गया है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 222E इज ऑफ डीम्ड डिविडेंड। ये होता है डीम्ड डिविडेंड का। ये क्या बोलता है कि यदि कोई भी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ना हो, अगर वो लोन देती है किसी शेयर होल्डर को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर, तो ये लोन को हम क्या मानेंगे, ऐसे मानेंगे जैसे आप डिविडेंड दे रहे हैं। मतलब लोन देने को भी हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड देने के बराबर मानेंगे। ये बात 222E में कही गई है। उसमें एक एक्सेप्शन डाला गया है कि इसको हम 222E के अकॉर्डिंग डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। Any advance or loan between two group entities where one of them is a finance company or a finance unit and the parent entity or principal entity of such group is listed on the stock exchange in a country or territory outside India other than the country or territory outside India as notified। मतलब क्या है, देखिए समझिए, any loan on advances between two group entities where one of them is a finance company or finance unit। इसको देखिए यहाँ पर समझते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, दो कंपनीज हैं,
ये एक कंपनी है। अरे ये क्या हो गया, जस्ट वेट अ मिनट, कुछ एरर आ गई। हाँ जी, तो कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी है, ठीक है। ग्रुप, एक ही ग्रुप की एंटिटीज है भाई, ठीक है। वन ऑफ देम इज अ फाइनेंस कंपनी, इन दोनों में से एक भी, लेट से कि ये एक फाइनेंस कंपनी है या फिर फाइनेंस यूनिट है, ठीक है, फाइनेंस कंपनी मान लीजिए। तो फाइनेंस एंड पेरेंट एंटिटी और प्रिंसिपल एंटिटी, और इनकी जो ग्रुप की कंपनीज है, इस ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या इंडिया के बाहर किसी भी टेरिटरी के अंदर लिस्टेड है वो। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम 222E इन पर नहीं लगाएंगे। देखो वापस से समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, दो एंटिटी है, इन दो में से एटलीस्ट एक एंटिटी जो है वो क्या है, फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। और इन कंपनीज की जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, किसी भी टेरिटरी में या कंट्री में दूसरी में, बट वो टेरिटरी और कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो इंडिया ने स्पेसिफाई कर रखी है। अब लेकिन इंडिया ने बोल दिया, मान लो नहीं, जैसे मान लो कोई यूएस में लिस्टेड है तो हम उसको एक्सेप्शन में कवर नहीं करेंगे, तो फिर तो डीम डिविडेंड मानेंगे। तो इसलिए देखो क्या बोला, कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया अदर देन दी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया इज नोटिफाइड बाय। मतलब कल को सीबीडीटी ने बोल दिया नहीं भाई, यूएस वाली कंपनी पे तो हम एक्सेप्शन में कवर नहीं करेंगे, मतलब उन पे तो 222 लगाएंगे, तो फिर उन पर तो लग जाएगा। बट नॉर्मल केस में कोई दो कंपनी, जिसमें से एक कंपनी फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस यूनिट है और उनकी पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर किसी ऐसी जगह पर लिस्टेड है जिसको इंडिया ने ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो फिर जो है ये एक्सेप्शन में कवर हो जाए। फिर इसके बाद में देखते हैं ये वाला चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर छोटा सा एक अमेंडमेंट है कि हमने पढ़ा था कि अमालगमेशन डीमर्जर अगर हो जाता है किसी बिजनेस का, कंपनी का, ठीक है, तो फिर उस केसेस में क्या होते थे, जो आपके लॉसेस होते थे या अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन होता था उसको फ्रेश 8 ईयर्स मिलते थे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अब वो फ्रेश 8 ईयर नहीं मिलेंगे, जितना रिमेनिंग टाइम है बस उतना ही मिलेगा। देखो क्या हो रहा है, फॉर ओनली दी बैलेंस पीरियड, ठीक है। मान लो कोई कंपनी 4 साल चली, उसके बाद में उसका अमालगमेशन हो गया, लोग क्या करते थे पहले 6-7 साल आराम से कंपनी चलाई, उसमें बहुत सारा लॉस इकट्ठा है, उसको जाके अमालगमेट करवा लेते थे और दूसरी कंपनी उस लॉस का बेनिफिट उठा लेती थी। लेकिन अब क्या बोला, अगर 7 साल हो गए ना तो बस 1 साल और मिलेगा, फिर वो लैप्स हो जाएगा। तो अमालगमेशन डीमर्जर का जो लॉस है वो आपके लिए उतने ही टाइम तक वैलिड रहेगा जितने टाइम का है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे, अब वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं हम। डिडक्शन चैप्टर के अंदर 80 CCD सेक्शन होता है एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें 80 CCD 1 आता है जिसमें आपको खुद के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। फिर 80 CCD 1B में एडिशनल डिडक्शंस मिलती है, एक्स्ट्रा डिडक्शन। वो 80 CCD 1 के अंदर एक चीज को ऐड करा गया है। क्या ऐड करा गया, इंडिविजुअल कैन क्लेम एडिशनल डिडक्शन 50,000 का वैसे भी मिलता है, लेकिन ये किसी और नाम से मिलेगा 50,000 का, मेड टू ए माइनर चाइल्ड्स एनपीएस अकाउंट मैनेज्ड बाय गार्जियन। इसको एनपीएस वात्सल्य स्कीम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप माइनर चाइल्ड के लिए 50,000 रुपये तक डालते हो किसमें, एनपीएस वात्सल्य स्कीम में, तो आपको 80 CCD 1B में डिडक्शन मिल जाएगी। और आप लेटर ऑन जाकर के इसमें अगर पार्शियल विड्रॉल करते हो तो 25% एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे मान लो एनपीएस वात्सल्य स्कीम में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, आपने इसमें से 5 लाख रुपए निकलवाए, तो 5 लाख का 25% तो एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा किसमें से, इस एनपीएस वात्सल्य स्कीम में से अगर आप पैसा निकालते हैं तो। ये अमेंडमेंट हुआ है, ये एडिशन है। तो 80 CCD 1B के अंदर आपने एनपीएस वात्सल्य स्कीम का एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन, और इसमें से अगर पैसा निकालते हैं कभी भी पार्शियल विड्रॉल तो 25% तक वो एग्जम्प्ट रहेगा। डिडक्शन किसको मिलेगा, ऑब्वियसली पेरेंट को ही मिलेगा, माइनर चाइल्ड के लिए ही मिलेगा। ये मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ की जो बात है वो ये रही, 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टीडीएस टीसीएस में भर भर के चेंज हो गए हैं, बट टीडीएस टीसीएस का चेंज क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता अपने को।
देखो कुछ तो सेक्शंस की थ्रेशोल्ड लिमिट बदल गई है, जिस लिमिट तक टीडीएस नहीं कटता है उसको हम बोलते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट ही अगर आप पढ़ जाए तो आपके लिए बहुत इनफ होगा, और यहाँ से मुझे लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाले की थ्रेशोल्ड लिमिट अब 10,000 हो गई है। 194 डिविडेंड की 10,000 हो गई है। 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज के अलावा दूसरे एफडी वगैरह इसके इंटरेस्ट होते हैं। तो अगर बैंक पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रहा है तो 50,000 की लिमिट है। वहीं सीनियर सिटीजन को बैंक अगर पैसा दे रहा है तो 1 लाख की लिमिट है, मतलब इस लिमिट तक टीडीएस नहीं काटना है। अदर लोगों के केस में 10,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। 194 बी कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, 10,000 की लिमिट थी पहले इसमें ओवरऑल, बट अब इसमें ईच ट्रांजेक्शन 10,000 कर दिया, पहले एग्रीगेट लिमिट हुआ करती थी। हॉर्स रेस की लिमिट भी 10,000 ईच ट्रांजेक्शन हो गई। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन 20,000 की लिमिट हो गई। 194 जी कमीशन ऑन लॉटरी टिकट 20,000 हो चुका है। 194 एच ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। लिमिट हो चुकी है 20,000 रुपीज़। 194 आई रेंट की जो लिमिट है ना वो 50,000 पर मंथ कर दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, 50,000 पर मंथ। 194 जे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस, इसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है और एनहांस करके 50,000 कर दी गई। 194 के म्यूचुअल फंड एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के केस में 10,000। एल ए कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन की लिमिट भी सीधे 5 लाख कर दी गई है। ये तो वो जगहें हैं जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट बदली है टीडीएस की, मतलब जिस लिमिट तक टीडीएस नहीं कटेगा। और इसके अलावा कुछ जगहें ऐसी है जहां पर टीडीएस की रेट भी बदली है, उसको भी देखेंगे अभी। ये सब हमने देख लिया है। ये 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, इसकी रेट 2% हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एलबीसी ये थोड़ा कम काम का, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इसकी रेट 10% हो गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2% और 10%, एक तो 194 डी की जो है लिमिट वो 2% हो गई है। तो 194 डी में देखें तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी बदली है, इसके साथ साथ इसकी जो रेट है वो 2% हो गई है, ये ध्यान रखना है आपको। टीसीएस में भी अमेंडमेंट आए, बट टीसीएस कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसको बस देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है। टीसीएस की रेट टिम्बर और मतलब लकड़ी पे और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर 2% है, लेकिन इसमें तेंदू लीव को हटा दे बोलते हैं, तेंदू लीव को हटा करके, ठीक है, मतलब आपने टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड अंडर ए फॉरेस्ट लीज 2% है। टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, कहीं और से ले रहे हो फॉरेस्ट के अलावा तो भी 2% है, मतलब 2% की रेट आपको ध्यान में रखनी है। टीसीएस की रेट फॉर रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मतलब आप इंडिया के बाहर अगर पैसा भेजते हो ना तो उसके ऊपर क्या है, टीसीएस काटा जाता है, बैंक काट लेता है टीसीएस वगैरह, लोन वगैरह इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं तो उसके लिए बोला है। लोन फ्रॉम एजुकेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एटीई में बताएं, मतलब एजुकेशन लोन पे अब टीसीएस नहीं है, 0% है, ठीक है। लोन फॉर एजुकेशन अदर देन अबाउ और फॉर मेडिकल, मतलब एटीई में जो एजुकेशन बता रखी उनको छोड़ दो, उनको छोड़ के अगर किसी अदर एजुकेशन के लिए लेते हैं या मेडिकल पर्पज़ के लिए लेते हैं तो 10 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं है, उसके बाद में 5% का टीडीएस है। ओवरसी टूर पैकेज, बाहर घूमने फिरने का पैकेज, 10 लाख तक 5%, 10 लाख से ज़्यादा 20%। अगर कोई पैन नंबर नहीं दे रहा है तो 10 लाख तक 10% है, 5 की जगह 10 डबल, एंड 20% देर आफ्टर। तो अगर कोई पेन नंबर नहीं देता तो उसका टीसीएस ज़्यादा कटेगा, ये वाला ध्यान रखना है, थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टीसीएस की रेट भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी। एनी अदर केसेस में 20% है 10 लाख की थ्रेश होल्ड के बाद में। लग्जरी आइटम्स पे भी टीसीएस लगा दिया गया है 1% का, ठीक है, 1 लाख से ऊपर के हाई एंड वॉचेस बैग्स एंटिक्स ये खरीदते हैं तो ये आपके ऊपर 1% टीसीएस लगाएगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉट एप्लीकेबल, मतलब हटा दिया गया है। 206 ए बी, ये जो डिफॉल्टर होते थे जो रिटर्न नहीं भरते थे उनका ज़्यादा टीडीएस टीसीएस काटने का प्रोविज़न था इस सेक्शन के अंदर। तो जो नॉन फाइलर्स थे जो अपने रिटर्न नहीं भरते थे उनका ज़्यादा टीडीएस टीसीएस काटने को ये सेक्शन बोलता था। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब नॉन फाइलर का ज़्यादा टीडीएस टीसीएस नहीं काटा जाएगा, ये बोल रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बात हमने कर ली है, ये बात भी हमने कर ली, एनपीएस वात्सल्य, ये अभी हम बात कर लेते हैं, सब हो गया है पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। ऐसे तो और भी अमेंडमेंट है फाइनल वालों के लिए, तो और भी है, अगले पार्ट में आने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो रिटर्न ऑफ इनकम, वैसे मैं ये बात करूँ तो ये भी फाइनल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटर वालों के लिए कंटेंट है नहीं वैसे। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न होता है, मतलब जो लोग ना तो नॉर्मल रिटर्न भर पाए ना बिलेटेड रिटर्न भर पाए, ठीक है, तो वो अपडेटेड रिटर्न का सहारा लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट ये था कि जिनके ये नॉर्मल रिटर्न की भी डेट निकल गई, बिलेटेड रिटर्न की भी डेट निकल गई, तो वो नया अपडेटेड रिटर्न भरते हैं। इसको आईटीआर यू बोलते हैं, यू, अपडेटेड से यू ले लिया। इसकी पहले लिमिट थी 24 मंथ्स, वो बढ़ा करके 48 मंथ कर दी गई है, पहली बात तो। बट आईटीआर यू जब आप भरते हैं ना, तो ध्यान रखें आपकी इनकम जो है वो बढ़ी हुई ही होनी चाहिए, मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपका लॉस कम होना चाहिए, मतलब सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, तभी आप आईटीआर यू भर सकते हो। जैसे मान लो आपने रिटर्न भरा, आप रिवाइज भी नहीं कर पाए, तो भी आईटीआर यू भर सकते हो, फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हो, बट ध्यान रखना टैक्स एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा, कम नहीं हो सकता। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? अगर 12 महीने तक लेट कर रहे हो तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट। 24 मंथ्स 50%, 36 महीने लेट हुए तो 60%, और 48 मंथ लेट हुए तो 70% एडिशनल एक्स्ट्रा, नॉर्मल टैक्स तो देना ही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स और देना होगा। इसके अलावा पेनल्टी वगैरह अलग से है, इंटरेस्ट अलग से है, ये ध्यान रखिएगा। और वो आधार पैन लिंकिंग की डेट थी ना, उसको 31 मार्च 25 तक और बढ़ा दिया गया है, ठीक है भाई। यहाँ तक तो आप एटलीस्ट इसको जो है अटैच कर लो, साथ में लिंकिंग कर लो, इसका कोई मतलब एज सच नहीं बनता है। तो ये अमेंडमेंट है इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका अगला पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे अमेंडमेंट आपके फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये भी फाइनल और इंटर के कॉमन थे, अब आने वाला अमेंडमेंट जो है इंटर फाइनल दोनों के लिए होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।